हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं कि सीडीपी के लेसन 1, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, जो कि आप अगर सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट, एस टेट, कोई भी अदर टेट एग्ज़ाम, अगर कोई भी टेट एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जैसे आपके पास जो है सीडीपी की क्लास जैसे लाए हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज लेकर आए, जैसे कि चैप्टर 1 से जो भी इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न है, ठीक है, वो अब प्लस प्रीवियस ईयर के साथ, यानी इसमें प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे चलते हैं कि आप हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं पहला नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी क्या क्या बोल रहा है कि हमको कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य पूछा। तो देखो पहले नंबर देखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या डी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं कि बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जितनाटा अगर आप टीचर बन गए, जितनाटा बच्चा को पढ़ाएंगे उतनेटा सीखेगा, ऐसा तो नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, यानी सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं। बच्चा विद्यालय आने से पहले बच्चे का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। जब स्कूल आएगा बच्चा, उससे पहले उसका क्या कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। बच्चा जो है अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 नंबर क्या बोल रहा है, बच्चे में नैतिकता का सपना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता के लिए, ठीक है, नैतिकता की स्थापना, सॉरी यहाँ पे स्थापना है। बच्चों की नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उनका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा का उपदेश देना चाहिए। तो क्या कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग क्या होना चाहिए, तो उन्हें देखा ये धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना बच्चों की नैतिकता की स्थापना करता है। अगर शिक्षक आप बन गए, आदर्श रूप में व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चों में नैतिकता का मार्ग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 3 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षा का जो है अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है शिक्षा का, आजीविका कमाना, यानी पैसा मतलब कमाते रहना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो क्या हो जाएगा कि अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी पैसा, आजीविका कमाना, पढ़ना लिखना सीखना, बौद्धिक विकास, ये सब तो मूर्खों लोग कर सकते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास जो होगा ये बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है कि सर्वोत्तम है। तो देखा ए नंबर क्या बोल रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या, सभी बच्चा एक जैसा होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था, बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्ड। तो इसको एकदम याद कर लेना है, किसने कहा है, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। ये आपका सीटेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्या बोल रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो देखा मन का अध्ययन, पहला जो है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा, तो देखा मन का अध्ययन, ऐसा है क्या, आत्मा का अध्ययन होगा क्या, शरीर का अध्ययन होगा क्या, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहारेन आदमी देखता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, कौन सा माना जाता है, 1947, 20, 1940, 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900 को, एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर क्या बोल रहा है,
उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि उपनयन संस्कार जो है किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो वैदिक काल में। संस्कार शिक्षा काल जो नहीं होता है, गुरु सब कैसे पेड़ के नीचे बैठा बैठा के बच्चा लोग को पढ़ाता था, ठीक है। पैसा नहीं उस समय लिया जाता था, क्या करता था कि खाना पीना खिलाओ, सत्तू लेके आओ, गुरुकुल होता था, ठीक है। ऐसे हम भी पढ़ाने का पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। नेक्स्ट नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बोल रहा है कि संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, तो देखो मानव व्यवहार का अध्ययन इससे तो है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इससे भी है, सीखने का तरीका का अध्ययन इससे भी है, संचार माध्यमों का अध्ययन, यानी संचार माध्यम। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? तो संचार माध्यम। संचार माध्यम क्या हो जाता है? जैसे टीवी, सीडी वो सब होता है ना, टीवी, रेडियो, ये सब, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? परिवार एक साधन है। परिवार क्या बोल रहा है? एक साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का। तो क्या हो जाएगा कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। अनौपचारिक जैसे कि वो क्या करता है कि परिवार जो हमको पालन पोषण ये वो पढ़ाता लिखाता है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है कि कोई लोभ नहीं है, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो विद्यार्थी को व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। क्या व्यवसाय के लिए हम उसको पढ़ा रहे हैं? नहीं, तो ये खत्म। विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता तैयार करना, कि उसको सिर्फ समाज के लिए उसको तैयार कर रहे हैं कि समाज के बारे में तुम जानो, नहीं। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई क्या इससे परीक्षा दे दो हो गया खत्म, इसके लिए नहीं। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी को व्यवहारिक जीवन जो जिएगा उसके लिए विद्यार्थी को तैयार करना, इसलिए कि शिक्षा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? यानी मानव विकास जो है किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो पहला नंबर, अभिभावक एवं अध्यापक, नहीं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, नहीं। वंश क्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं तो एक तो होबे करेगा, क्या होगा? तो मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो वंश क्रम एवं वातावरण, ये दोनों का योगदान है। जैसे मानव विकास हमको पूछ दिया, ठीक है, समझा। क्वेश्चन को आप जैसे सॉल्व जो एग्जाम में करेंगे कैसे करेंगे? देखा ये क्या है कि मनोविज्ञान है, ठीक है। यानी सीडीपी जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या होता है? मनोविज्ञान, यानी अपने दिमाग से सोचना, ठीक है। सोचना क्या कि देखा कि मानव विकास, मानव का जो विकास होगा किन दोनों योगदान का परिणाम है। मानव का विकास, जैसे कोई बच्चा है, लड़का है, आदमी है, इसका विकास होगा यानी बढ़ेगा, तो किसका योगदान होगा? क्या अध्यापक, अभिभावक और अध्यापक का होगा? क्या है? क्या हो सकता है कि चलो वो नहीं पढ़ेगा तो अध्यापक तो गया, सीधी सी बात। अगर वो पढ़ रहा है उसका अभिभावक डेट कर गया, तो ऐसा है क्या? तो ये विकास क्या नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, यानी क्या ऐसा है क्या? समाज अगर बढ़िया है तो वो बढ़िया विकास कर रहा है, माने ठीक है। खराब है, खराब विकास कर रहा है। लेकिन सांस्कृतिक कारकों का ऐसा है, हमारा कुछ अलग संस्कृति है। जैसे मान के चले कि बिहार, यूपी, झारखंड, ठीक है, मान के चलो कोई भी असम, कोई भी राज्य है, तो वहाँ का संस्कृति अलग अलग है। तो क्या सिर्फ उसका संस्कृति ही इसका विकास कर रहा है? क्या नहीं। वंश क्रम और वातावरण, देखा कि जो वातावरण में रहेगा उसका विकास होगा, और वंश क्रम जैसे वंशाक्रम चलता है ना, डीएनए, कि चलो उसमें विकास करने की क्षमता था, इसका डीएनए इसमें आया, वो भी वैसे करेगा विकास, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है। तो वंश क्रम एवं वातावरण का इसमें योगदान है, ठीक है, मानव का विकास में। तो ऑप्शन नंबर सी। इस ढंग से आप सोच के आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है?
हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता ये है, सामान्य से विशिष्ट ये भी है। प्रतिवर्ती निरंतरता ये सब मानव विकास मतलब आगे बढ़ेगा, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य था विशिष्ट जाएगा, अनुक्रमिकता बढ़ेगा, ये प्रतिवर्ती यानी पीछे घट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी का क्षमता को समझने का विकास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या निम्न कौन सा इस क्षेत्र के उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा? तो शिक्षा समाजशास्त्र संबंध है क्या? नहीं। सामाजिक दर्शन संबंध है क्या? नहीं। मीडिया मनोविज्ञान संबंध है क्या? नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान ये क्या हो जाएगा? ये इस क्षेत्र के साथ जुड़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला 15 नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्निहित क्षमता परिपूर्ण में विकास करते यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह जो है शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्ण में विकास करता है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करता है, स्वामी विवेकानंद का है। एकदम रट लेना है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करता है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या बोल रहा है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की दृष्टि का यह दृढ़ विश्वास है कि, यानी क्या विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ठीक है, क्या एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए? नहीं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं होगा, नहीं लगा दिया। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं? यह अप्रासंगिक है, प्रासंगिक है, यानी सीखता है, बच्चे स्कूल के बाहर सीखता है, तो ये भी अप्रासंगिक कर दिया, ये नहीं। शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ये हो जाएगा। शिक्षार्थी का अनुभव और प्रत्यक्षण यानी प्रत्यक्ष यानी सामने, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? हमसे 17 नंबर पूछ रहा है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखा कि खुद ये क्या बोल रहा है कि बाधक है, तो ये तो नहीं होगा। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। विकास जो है सीखना दोनों सामाजिक और संस्कृति से अप्रभावित। क्या अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में बताया कि विकास जो है समाज संस्कृति से प्रभावित होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, एकदम एक निश्चित तरीका क्या एकदम एक सीधा एक निश्चित तरीका है उसका सीखने का, ऐसा तो कुछ नहीं है जिधर तिधर मन तिधर से सीख जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है? सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, ए और बी दोनों। तो मानव विकास क्या हो जाएगा? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजना में नई जानकारी, कोई योजना है, ठीक है, प्रचलित योजना है, और उसमें क्या करेंगे कि नया जानकारी को जोड़ दिए, नई जानकारी को जोड़ना आप किस नाम से जानेंगे? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण, संगठन। अब ये प्रचलित योजनाओं की नई जानकारी जोड़ेंगे। जैसे नई जानकारी कैसे जोड़ता है, ठीक है, मान के चलिए एक बच्चा है, वो कभी गाय को देख रहा है, दूध दे रहा है, वो जान रहा है कि ये गाय है, ठीक है। अब वो एक बार भैंस को देख लिया, ये भी दूध दे रहा है, तो अब वो बच्चा क्या बोलेगा कि ये गाय है, ठीक है, दूध देने वाली हर चीज़ क्या होता है? गाय है। तो फिर कोई उसको बताएगा नहीं बाबू ये तो गाय दूध देती है, गाय दूध है, लेकिन ये भैंस है, ये भी दूध देता है, इसको भैंस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? आत्मसात्करण करेगा, अपने दिमाग में सोचेगा, अच्छा ये वाला जो है ये गाय है और ये वाला क्या है? भैंस है, काला काला जो है ये भैंस है। तो वो क्या करेगा? आत्मसात्करण करेगा उसको, ठीक है। तो यही नई जानकारी को जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चा जो है अपने अध्ययन में प्रयास करेगा, ठीक है,
प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता है। शिक्षक क्या करेगा, ठीक है, जो कि बच्चों को अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, अन्य बच्चों के साथ तुलना करेगा। ऐसा है क्या, अन्य बच्चों के साथ तुलना करे, बच्चों को प्रेरित करे, बच्चों को डांटने, बच्चों को नियंत्रण में रखे। ये नियंत्रण में रखने की बात नहीं होती है, कहीं भी डांटने मारने पीटने की बात नहीं होती है। तो बच्चों को प्रेरित करने, ये अगर आप डांटने नियंत्रण, ये डांटने मारने पीटने ये देखें तो पहले गलत करते हैं कि कहीं भी हमारा क्या है, शिक्षा में ये डांटने मारने पीटने की बात को नहीं बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, एक प्रभावी कक्षा कक्ष में, ठीक है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष में क्या बोल रहा है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते हैं, ठीक है, खत्म। जैसे परीक्षा की बात हुआ, ये खत्म हो गया। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये डरते हैं, दंड का प्रयोग हो गया, ये भी खत्म। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। यानी बच्चा जो है शिक्षक का क्या सम्मान नहीं करता। अभी तो कल ही क्या है कि 5 सितंबर था, ठीक है, तो अगर से सम्मान नहीं करता है तो फिर स्टूडेंट शिक्षक के लिए इतना क्यों कर रहा है, 5 सितंबर क्यों मनाया, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, सम्मान नहीं करते हैं, ये भी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डी नंबर, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की से सहायता लेते हैं। देखा, जो खुद ये पॉइंट सत्य बोल रहा है ना, बच्चा अपना अधिगम मतलब सीखने को सुगम अच्छा बनाने के लिए मार्गदर्शन, यानी क्या, अगर हमको अपना रास्ता अच्छा बनाना है तो हम किसी का मार्गदर्शन करते हैं कि चलो वो आदमी ऐसा ऐसा किया था हम भी करेंगे, और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं कि सर हमको ये सहायता कीजिए कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं। तो शिक्षक क्या करेगा, आपका सहायता करेगा, ठीक है। तो बस सहायता देखा कि जैसे ज़िंदगी में अगर कष्ट आ जाए, ज़िंदगी में कभी भी कष्ट आ जाए तो रोना है तो या तो भगवान के पास रोए, नहीं तो गुरु के पास रोए, ठीक है। दो ही ऐसा आदमी है जो कि आपको ज़िंदगी में ताना ना ही मारेगा, बाकी धरती पे कोई भी आदमी है ताना मार देगा। अगर माँ पिताजी भी है तो एक पल के लिए वो भी कभी ना कभी बेटा को ताना मार देता है। जैसे 2 बेटा है, 2 भाई है, ठीक है, कोई कष्ट हुआ है तो हाँ, तो तुमको जब जरूरत पड़ा था तो हम ही साथ दिए थे, ताना मार देगा। लेकिन ऐसा है क्या, भगवान अगर आपको ज़रूरत है कोई चीज़ के लिए रो रहे हैं तो कभी ज़िंदगी में भगवान आके ताना मार दिया। अगर गुरु के पास आप रो गए तो गुरु आके आपको ताना मार दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कि अगर ज़िंदगी में ये बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं, तो ऑप्शन डी। इसलिए कि जिंदगी में कभी रोना है तो या तो भगवान के पास रो, नहीं तो गुरु के पास रो। यही 2 समस्या का समाधान है, तीसरा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाया है भाई, ठीक है, 8 साल तक लगातार हमने क्या किया था, पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। यानी ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को क्या करना है, प्रस्तुत करना। क्या प्रस्तुत करना है, देखा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। यानी ज्ञान का बड़े असंबद्ध भाग प्रस्तुत करने से शिक्षिका का कार्य यानी टीचर का कार्य को कठिन कर देगा। ऐसा है क्या, नहीं, फिर टीचर क्या है, उसका कठिन तो कुछ नहीं। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि देखा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। बड़े ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यानी ज्ञान का एक बड़का भाग को, ठीक है, जो कि असंबद्ध, कोई संबंध नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, उस भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत जैसे कर रहे हैं तो शिक्षार्थी की अवधारणा के समक्ष प्राप्त करने में कठिन बनाएगा, ये हो जाएगा कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण आसान बनाएगा, नहीं। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। यानी मनोविज्ञान ने क्या किया, सर्वप्रथम अपना आत्मा का क्या किया, परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे है। कथन था, किसका ये कथन था, ठीक है, टिचनर का, वुंड का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का।
तो किसका, तो वुडवर्थ का ये था कथन, ठीक है, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपने चेतना का, और अभी वह एक प्रकार का व्यवहार को संयोज्य है। तो ये वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहा है, वह विज्ञान जो संख्यानात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। यानी कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ, संख्यात्मक संख्या वाला पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, संख्या फिर भाग, विभाजित करने यानी बांटना, प्रस्तुत करने, तुलना करने, किसी से तुलना करना और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है क्या, सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो क्या हो जाएगा कि जैसे तुलना करना, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तो ये सारा किस में आ जाएगा, तो सांख्यिकी, संख्या वाला चीज में आ जाएगा, तो ये सांख्यिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कौन सा व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो क्या हो जाएगा कि सबसे शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों को ओतप्रोत घूमती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा जो है मुख्य कारक ओतप्रोत घूमते रहता है, ठीक है। तो देखो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, ये तो ठीक है, शिक्षक के एवं अधिगम प्रक्रिया, ये भी ठीक है, अधिगम परिस्थितियां, ये भी सही है, सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी विकल्प सही है। और एक बात आप इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में करेंगे, यानी क्या, सारे क्वेश्चन में जब आप अगर ये क्वेश्चन को बना रहे हैं और आपको लग जाए कि हम इसका आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं, और जैसे कि 3 ऑप्शन दिया है और जियान लिख दिया सभी विकल्प सही है, तो बस आँख कान मुन के इसको डी नंबर को जय बाबा भोलेनाथ एकदम मार देना इसको, ठीक है। जब नहीं जानते तो, अगर जान रहे तब तो जानिए रहे, नहीं जानते तो इसको जरूर मारना, इधर उधर टच नहीं करना, सभी विकल्प सही में ही मारना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस पर अधिक बल देता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पर और विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल किस पर देगा, शिक्षा का मनोविज्ञान अधिक बल किस पे देगा, शिक्षक पर तो देगा नहीं, तो किस पे देगा, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर बी। पाठ्य चर्चा, इस पे तो देगा नहीं, कोई पाठ्य किताब को भी चर्चा करेंगे उस पर देगा नहीं, विद्यालय पर तो देगा नहीं, तो छात्र केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान किस पे देगा, तो छात्र केंद्रित पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर, क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ये यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ये 2018 का क्वेश्चन है यूपी टेट वालों के लिए। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, तो कहाँ पे है मनोविज्ञानशाला, ठीक है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा कि इलाहाबाद में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश, उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, संरचनावादी उपागम बताता है कि किसके ज्ञान के लिए संरचना का अत्यंत आवश्यक है, विज्ञान का पूर्वाज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। तो यंत्रवत याद करना ये तो होगा नहीं, दंड तो करना नहीं है, अनुबंधन, अनुबंधन ये तो नहीं, विद्यार्थियों का पूर्वाज्ञान, विद्यार्थियों का पूर्वाज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, यानी आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन जो बहुत प्रीवियस ईयर से है, तो आप उसके लेके निश्चिंत रहें कि सर चैप्टर 1 से हमको प्रीवियस ईयर बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी है इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अगर आप कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी टेट दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी किया, फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुआ। जे टेट जिसमें कि बोला गया है कि 50,000 बहाली को किया जाएगा जे टेट में। यूपी टेट, CG टेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, ठीक है,
फिर एस्टेट अदर टेट, मतलब अभी ये सब के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अगर आप कोई और अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी टेट की फॉर्म निकलता है तो हम आपको ज़रूर उसके बारे में सूचना देंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर एक बार कर देंगे। और देखा स्टूडेंट, वैसे लोगों को शेयर जरूर कर दें जो कि इसके लिए वो जरूरी समझे, ठीक है, कि शेयर कर दें कि जैसे उसको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जो है सीडीपी का हम लेकर आए। जैसे लेसन 1 का जितने भी क्वेश्चन था हमने बता दिया, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन था लेसन 1 का हमने ख़त्म कर दिया, और इसमें इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे, लेसन 2। हम शुरू में ही सिलेबस दे दिए हैं कि कितने चैप्टर है, 26-27 चैप्टर अगर है तो हम 30 दिन में पूरा सीडीपी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर कल लेकर आते हैं।